हेलो स्टूडेंट्स। वेल, अब हम अपने सेबी के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं एंड सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो टॉपिक अभी हमारा चल रहा था उस टॉपिक में हमने अभी तक इस टॉपिक में जो डिस्कस किया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड हमने देखा था एंड उसके बाद हमने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को डिस्कस किया एंड आफ्टर दैट हमने पार्टिसिपेटरी नोट्स को डिस्कस किया था। उसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है म्यूचुअल फंड्स। तो अब हम म्यूचुअल फंड्स एंड हेज फंड्स को डिस्कस करेंगे अपने इस क्लास में। वेल स्टूडेंट्स, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए इकोनॉमिक्स की ये ऑनलाइन क्लासेस अगर आप लेना चाहते हैं तो ये सारी क्लासेस जो हैं अवेलेबल हैं एंड यूट्यूब पे भी अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो वहां पे भी कुछ लेक्चर्स आपको, इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। वेल स्टूडेंट्स, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं और अपने टॉपिक, आज का जो हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड्स, हम उसको स्टार्ट करते हैं। सो वेल स्टूडेंट, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं एग्जैक्टली? म्यूचुअल फंड्स कुछ इस तरह से, आप अगर इसकी डेफिनेशन को आप देखें तो म्यूचुअल का मतलब है कुछ लोग आपस में मिलकर कुछ फंड्स को क्रिएट करें और फिर उसको इन्वेस्ट करें। अब कौन लोग मिले? मेरा पड़ोसी मिलेगा मेरे साथ, या मैं ढूंढूंगा लोगों को कि आप लोग 3-4 लोग आए और हम सब आस पड़ोस के लोग मिलके कहीं पैसा इन्वेस्ट करें। हाँ, कुछ इसी तरह का होता है। जैसे आपने सुना होगा कि हम अपने गली मोहल्ले में कुछ कमेटियां डाल लेते हैं। एक बोली वाली कमेटी होती है और एक वो होती है ना, वो पर्ची वाली कमेटी की, जिसका नाम निकला उसको उस महीने की कमेटी मिल गई। सबने 1-1 हजार रुपए डाले, 10 लोगों ने 1000 1000 10,000 का एक फंड बन गया और हर महीने किसी एक बंदे की कमेटी निकली और उसको 10,000 रुपए पकड़ा दिए। कोई नफा नहीं, कोई नुकसान नहीं, बस 10,000 रुपए सब ने 1-1 हजार जोड़े। 10 मेंबर्स ने 10,000 रुपीज हमने हर महीने किसी को दे दिए ताकि वो उस 10,000 से कोई भी अपने घर की चीज, जो भी जरूरत का सामान है, वो 10,000 रुपीज तक का परचेज कर सके। वेल, म्यूचुअल फंड्स में भी ऐसा ही कुछ होता है। अब क्या होता है वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। सो वेल, म्यूचुअल फंड्स में सबसे पहले आप देख सकते हैं, जैसा मैंने सेबी के टॉपिक में आपके साथ डिस्कस किया था, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। इसमें कुछ इन्वेस्टर्स होंगे, जैसा भी मैंने आपको बताया कि हम फॉर एग्जांपल हम 3-4 इन्वेस्टर्स हैं, पूल देयर मनी टुगेदर, हमने अपनी मनी को मिलाया और हमने एक फंड मैनेजर को दिया। यानी ये एक फंड मैनेजर होगा। इस फंड मैनेजर ने हम तीनों से फॉर एग्जांपल 1,000 रुपीज लिए और उसने क्या करा, इन पैसों को अलग अलग सिक्योरिटीज में, अलग अलग कंपनीज के शेयर्स में इसने इस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। जैसे आप देख रहे हैं, इस फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज है। ये फंड मैनेजर इस काम में बहुत ही परफेक्ट है कि किसके शेयर्स अच्छे हैं, किसके रिटर्न्स आपको अच्छे मिलेंगे, वो इसका दिमाग चल रहा है। क्योंकि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैं बिजनेसमैन हूँ, ये कोई बेचारे लेक्चरर हैं, अध्यापक हैं, ये कोई बेचारे क्लर्क हैं, कहीं जॉब करते हैं, और हम अलग अलग फील्ड के बंदे हैं, हमें शेयर मार्केट की कोई नॉलेज नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि यार कुछ पैसा हम अपनी सेविंग का 20% 30% पैसा कुछ ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां से हमें कुछ अर्निंग हो। क्योंकि आपको पता है आजकल फॉरेन, आज एफडीज में, पीपीएफ में हम जो भी पैसा डालते हैं वहां पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता, 5 से 6% और मैक्सिमम 7%। क्योंकि जब से एनडीए सरकार आई, उन्होंने एफडी और जितने पीएफ अकाउंट के जो इंटरेस्ट है वो बहुत कम कर दिए। तो आज म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स, ये अपने आप में बहुत ही अट्रैक्टिव रिटर्न्स देते हैं, लेकिन हाँ, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट है उतना बड़ा रिस्क भी यहाँ पर होता है। तो फिलहाल हम 3 लोगों ने मिलकर एक फंड मैनेजर को अपने 3,000 रुपए दिए और इस फंड मैनेजर ने 3,000 रुपए अलग अलग शेयर्स में, इसने अलग अलग शेयर्स ले लिए ताकि कहीं पे भी किसी के अगर शेयर्स गिरते हैं तो हमें फायदा ना हो। तो ओवरऑल हम जिस भी सिक्योरिटीज में पैसा लगा रहे हैं, हमें एक अच्छा रिटर्न जनरेट हो और फिर ये पास डाउन टू इन्वेस्टर्स, और ये इन्वेस्टर्स को दे दिया जाता है और इसकी फीस, फंड मैनेजर की फीस, उस रिटर्न का कुछ परसेंटेज इस फंड मैनेजर को मिल जाता है। तो दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म टू लर्न अबाउट म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स एक सिंपल सी स्टोरी है। ठीक है, आगे चलते हैं और समझते हैं इसके बारे में। तो वेल, सबसे पहले अब अगर बात करें तो बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट्स अगर यहाँ पे देखा जाए तो फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट टेन्योर होगा। यानी एक टेन्योर होगा कि फॉर एग्जांपल आप मेरे को हर महीने 1,000 रुपए देते रहना। एक अलग अलग प्लान है, अलग अलग स्कीम होती है। कुछ स्कीम ऐसी होती है कि आप 1-1 हजार रुपए मेरे को हर महीने देते रहो, फंड मैनेजर को, और वो आपके फंड्स को किसी एक
जगह इन्वेस्ट करेगा और वहां से आपको 3 साल के बाद जब आपका ये पूरा हो जाएगा तो आपको एक अच्छा रिटर्न आपको दे दिया जाएगा, जितने भी उसके शेयर्स बड़े होंगे। तो एक फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट रिटर्न है, कभी भी आपको बीच में विड्रॉ करना है आप विड्रॉ कर सकते हो। कन्वीनियंट और हैसल फ्री है, कभी भी बीच में एंट्री करी जा सकती है किसी भी स्कीम में, किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में आप जब चाहो उसको छोड़ सकते हो। मिनिमल जो है मिनिमल पेपर वर्क होगा, इसमें कोई ज्यादा पेपर वर्क नहीं होता। आपको याद है सेबी के टॉपिक को हमने डिस्कस किया था। डीमैट अकाउंट है, डीमैट अकाउंट के थ्रू आप जब चाहें म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं ऑनलाइन। एसआईपी जो है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एश्योर्स पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यानी क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग मिलकर पैसा लगाते हैं तो वो जो एक कंपाउंड जो मनी जनरेट होती है उसमें आपको एश्योर जो है आपको रिटर्न उसमें मिलता है। अच्छा, मैनेजेस इन्फ्लेशन, क्योंकि अलग अलग जगह ये पैसा लगाया जाता है तो उसमें अगर कहीं पर इन्फ्लेशन आता है या कहीं पर कोई क्राइसिस आता है तो उन सब को ये मैनेज करता है फंड मैनेजर। ये उसकी एक्सपर्टीज है कि वो किस तरह से आपके पैसे को अलग अलग फंड्स में लगाता है ताकि आपको अच्छा रिटर्न आ पाए एक्सेप्शनल केसेस में भी, जब कभी इन्फ्लेशन है रिसेशन है मार्केट में। और नो डाउट टैक्सेशन बेनिफिट्स भी इसमें मिलता है। एंड सेफ एंड ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल इसमें पिक्चर क्लियर है कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट करा, आपने जहां पे पैसा इन्वेस्ट करा उसके अभी क्या रिजल्ट चल रहे हैं, तो सब आपको डेली डे टू डे दिखती रहेंगी। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल व्हीकल made up of a pool of money collected for many investors to invest in securities like stocks, bonds, money market इंस्ट्रूमेंट्स एंड अदर एसेट्स। मतलब कहीं पे भी हम 3 लोग पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम अपने फंड मैनेजर को बोले कि जहां पे आपको ठीक लगे आप वहां पैसा लगाओ, सिक्योरिटीज में लगा सकते हो, बॉन्ड्स ले सकते हो, मनी मार्केट में आप पैसा लगा सकते हो या किसी और एसेट्स में। म्यूचुअल फंड्स आर ऑपरेटेड बाय प्रोफेशनल, जैसे मैंने आपको बोला वो फंड मैनेजर मनी मैनेजर्स होते हैं हु एलोकेट the funds asset and attempt to produce capital gains or income for funds investors। यानी हम जिस फंड मैनेजर को अपने 1,000 रुपए हम तीनों ने दिए 3,000, तो हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि इन 3,000 से हमें फंड मैनेजर हमें रिटर्न जनरेट करके दे। तो ये बड़े प्रोफेशनल्स होते हैं फंड मैनेजर्स। A mutual funds portfolio is structured and maintained to match the investment objectives stated in its prospectus। तो पूरी तरह से वेल स्ट्रक्चर होता है पोर्टफोलियो, जिस पोर्टफोलियो में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो क्या स्कीम है। मतलब आप एक तरह से इस तरह से भी बोले कि कोई बिल्डर है वो 1,000 फ्लैट्स पर आ रहा है और वो उसकी एक स्कीम है 1,000 फ्लैट्स की, और एक फ्लैट वहां पर फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि एक एक छोटा अमाउंट लेते हैं, मान लेते हैं कि वो 10 लाख का कोई फ्लैट है। अब आपने बोला कि मैं यहाँ पर 3 फ्लैट लेना चाहता हूँ, यानी 30 लाख रुपीस मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो ये एक प्रॉपर स्कीम है, यानी बिल्डर ने 1,000 फ्लैट्स बनाए, उसमें आपने अपने 3 फ्लैट्स लिए और कुछ टाइम के बाद उन फ्लैट्स या इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट मान लेते हैं, इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी 2 करोड़ रुपीस, और अब कुछ टाइम के बाद इस पूरे प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो हो चुकी है 4 करोड़ रुपीस। तो अगर 4 करोड़ इसकी कॉस्ट हो चुकी है तो आप समझ सकते हैं कि उसी तरह से आपके पर फ्लैट की हो सकता है कॉस्ट अभी इस समय 20 लाख हो चुकी हो, तो अब आपने जो पैसा लगाया था 30 लाख वो बढ़कर हो चुका है 60 लाख। तो इस तरह से ये स्कीम्स होती हैं अलग अलग म्यूचुअल फंड्स की, किस स्कीम में आपने पैसा डाला और उस स्कीम के कितना जो है प्रॉफिट हुआ, उसी प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आपका भी शेयर बढ़ जाएगा जितना आपने उसमें पैसा डाला होगा। एंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें, नो नीड ऑफ डीमैट अकाउंट फॉर इट, इसमें डीमैट अकाउंट की कोई नीड नहीं होती है। वेल, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। उसके बाद जब हम म्यूचुअल फंड्स में बात करते हैं तो द प्राइस ऑफ अ म्यूचुअल फंड शेयर इज रेफर टू एज द नेट एसेट वैल्यू एनएवी पर शेयर, समटाइम्स एक्सप्रेस्ड एज NAVPS। मतलब NAV क्या होता है कि एक नेट एसेट वैल्यू, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि उस एसेट की नेट वैल्यू कितनी है, तो हमने कहा उस एसेट की नेट वैल्यू 1 करोड़ रुपीस है। उस 1 करोड़ रुपीस में सब ने फॉर एग्जांपल 10 लाख 10 लोगों ने दिए और वो 100 लाख यानी 1 करोड़ का वो प्रोजेक्ट हो गया, वो स्कीम हो गई। तो उसको हम NAV के रूप में शो करते हैं म्यूचुअल फंड्स में। A fund's NAV is derived by dividing the total value of the securities in the portfolio by the total amount of shares outstanding।
यानी फंड्स की जो एनएवी है वो ड्राइव बाय डिवाइडिंग द टोटल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज। जैसा मैंने बोला कि 1 करोड़ की का कोई प्रोजेक्ट है, उसमें 10-10 लोगों ने 10-10 लाख दिए, तो वो कुल मिलाकर 1 करोड़ की वो स्कीम हो गई। तो एनएवी जो है वो एक नेट एसेट वैल्यू होगी उस पर्टिकुलर स्कीम की, और उस नेट एसेट वैल्यू में पर शेयर की अगर बात करें तो सबका एक शेयर है 10-10 लाख रुपीस, सबका शेयर है उस नेट एसेट वैल्यू ऑफ 1 करोड़ रुपीस में। आउटस्टैंडिंग शेयर्स आर दोज हेल्ड बाय ऑल शेयर होल्डर्स, बिल्कुल, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड कंपनी ऑफिसर्स और इनसाइडर्स। और आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो हैं अभी कितने हैं, कितने लोगों के शेयर्स उसमें हैं, किसी ने उसमें 10% इन्वेस्ट करा है, किसी ने 5%, किसी ने 10 लाख उसमें अपने शेयर डाले, किसी ने 5 लाख की स्कीम में उसकी हिस्सेदारी है, किसी की 4 लाख, किसी की 3 लाख। तो वो डिपेंड करेगा कि वो 10 शेयर होल्डर हैं, उसके अंदर 10 लोगों ने म्यूचुअल फंड्स बनाया उस स्कीम के लिए या 20 लोगों ने, तो वो डिपेंड करता है। Mutual fund shares can typically be purchased or redeemed as needed at the fund's current NAV। और फॉर एग्जांपल मुझे आज इस स्कीम से निकलना है, इस फंड से निकलना है, और मैंने उस 1 करोड़ में 10 लाख का मेरा शेयर था फॉर एग्जांपल, और आज उस स्कीम का टोटल वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू क्या है, और जितनी उसकी नेट एसेट वैल्यू है, जितना मैंने उसमें इन्वेस्ट किया उतना मुझे परसेंटेज वापस मिल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आज मैंने छोड़ा और आज उसकी जो भी नेट एसेट वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग मेरा जो परसेंटेज था उसमें जो मेरे को प्रॉफिट हो रहा होगा, फॉर एग्जांपल मेरे को आज इसके 10 के मेरे 11 लाख हो रहे हैं, तो आज मैं निकलना चाहता हूं तो मेरे को 11 लाख रुपीस मिल जाएंगे। सो वेल, which unlike a stock price does not fluctuate during market hours। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये एंड ऑफ द ईच ट्रेडिंग डे में इसको डिसाइड किया जाता है। जैसे आपने शेयर मार्केट पे अक्सर देखा होगा कि आपने किसी शेयर को बेचना है या खरीदना है, तो उसके जो रेट है वो एकदम चेंज होते जा रहे हैं, सेकंडों में उसके रेट चेंज हो रहे हैं। कोई 113 रुपए 50 पैसे का था, अचानक ब्लिंक होके आया 113 रुपए 60 पैसे का हो गया। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें जो भी आपकी नेट एसेट वैल्यू होगी, आपकी स्कीम की जो वैल्यू होगी, जो उसका टोटल प्राइस होगा आपकी स्कीम का, वो एंड ऑफ ट्रेडिंग डे, जो भी एंड ऑफ ईच ट्रेडिंग डे में जो निकल कर आया, यानी फॉर एग्जांपल मैं ऐसे मान लूं कि 100 रुपए की वो स्कीम थी और आज जब एंड हुआ डे तो वो 110 रुपए की वो स्कीम उसका रेट हो गया, यानी 10% जो है उसमें बढ़ोतरी हुई। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे इसके अंदर 2 रुपए लगे हुए थे, तो 2 रुपए प्लस 10% का जो प्रॉफिट हुआ इस स्कीम में, उस 2 रुपए के हिसाब से मुझे 10% प्रॉफिट मिलेगा। और आज अगर मैं इस स्कीम को छोड़ना चाहूं तो मैं 10% के प्रॉफिट के साथ आज इसको छोड़ सकता हूं। और अगर कोई कल छोड़ना चाहे या डे आफ्टर टुमारो या अगले महीने, अगले साल, और इसकी कीमत बढ़कर फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए से 200 रुपए हो चुकी है, और उसका जो भी परसेंटेज इंक्रीज हुआ उसके अकॉर्डिंग उसको 100% जो प्रॉफिट होगा वो 100% उसको प्रॉफिट मिल जाएगा, जो उस समय छोड़ेगा जब इसकी कीमत 100 रुपए से 200 रुपए हो चुकी है, इसकी नेट एसेट वैल्यू। तो वेल, काफी इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल फंड्स, और छोटा इन्वेस्टर भी इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। 500 रुपए से म्यूचुअल फंड से स्टार्ट हो जाते हैं, इसीलिए से बोलते हैं गरीबों का फंड, फंड ऑफ पुअर्स भी बोला जाता है। हेज फंड्स को बोलते हैं फंड्स ऑफ रिच पर्संस, यानी वहां पे शुरू ही 1 करोड़ से स्टार्ट होता है फंड, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अभी हेज फंड्स को भी हम आगे देखेंगे। तो वेल, होप आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हेज फंड्स, फिर एक कंपेयर करेंगे, शायद वहां पे आपको हेज फंड्स और म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड्स और क्लियर हो जाए, जो आपको यहाँ पे ना समझ में आया हो। वेल, अब हेज फंड्स की बात करते हैं। हेज फंड्स में भी सेम वैसे ही है जैसे म्यूचुअल फंड्स में होता है। इन्वेस्टर नंबर 1, इन्वेस्टर नंबर 2, इन्वेस्टर नंबर 3, तो ये तीनों ने इन्वेस्ट किया पैसा। और ये हेज फंड मैनेजर है, जैसे वहां पे म्यूचुअल फंड मैनेजर होता था, यहाँ पे हेज फंड मैनेजर है। इसको सबने अपना अपना पैसा दिया, इसने इन्वेस्ट किया और एक पोर्टफोलियो में पैसा इन्वेस्ट किया। आप देख सकते हैं अलग अलग पैसा अलग अलग पोर्टफोलियो में, यानी कुछ परसेंटेज अगर देखें तो बड़ा परसेंटेज इस पोर्टफोलियो में, फिर कुछ परसेंटेज इनका पैसा इस पोर्टफोलियो में, इस ग्रीन कलर के पोर्टफोलियो में, और इस ब्लैक कलर के पोर्टफोलियो। यानी आप ऐसे मान लीजिए कि मैंने होंडा कंपनी में इन्वेस्ट किया 60% ऑफ द फंड्स, या आप ऐसे मान लीजिए कि 1-1 करोड़ रुपया इन तीनों ने मेरे को दिया, 11 CR। और ये 11 CR जब इन्होंने मेरे को दिया, मैं फंड मैनेजर हूँ, हेज फंड मैनेजर, मेरे पास 3 करोड़ रुपीज आ गए। 3 करोड़ रुपीज, 3 CR को मैंने 60% होंडा कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, बचे 40%। उसमें से मैंने 10% फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी अशोक लीलैंड्स कंपनी के शेयर्स ले लिए,
या फिर उसके बाद मैंने 20% शेयर्स किसी मारुति के शेयर्स ले लिए एंड जितना भी इसमें बचा वो मैंने 10% किसी केमिकल फर्टिलाइजर्स के शेयर्स मैंने ले लिए। तो कुल मिला के इस तरह से अलग अलग जगह मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, अचीव द स्पेसिफिक रिटर्न, गुड रिटर्न्स मेरे को मिले और वो रिटर्न फिर इन इन्वेस्टर्स में बांट दिए जाते हैं और इस फंड मैनेजर की जो फी है वो इस फंड मैनेजर को मिल जाती है। सेम एज म्यूचुअल फंड है, हेज फंड सेम वही है, बस म्यूचुअल फंड्स एक छोटे अमाउंट से आप शुरू कर सकते हो, मिनिमम 500 रुपीज, अपर लिमिट उसकी कुछ नहीं होती। हेज फंड्स में आपको स्टार्ट करना है एक बड़े अमाउंट से। वेल आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। अब देखते हैं कि अगर फीचर्स ऑफ हेज फंड्स देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक्रेडिट इन्वेस्टर्स, यानी एक बहुत बड़े इन्वेस्टर्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जेफ बेजोस की बात करूं या मैं बिल गेट्स की बात करूं या मैं वॉरेन बफेट की बात करूं, जो बिलियनायर हैं, ट्रिलियनायर हैं, एक एक्रेडिट इन्वेस्टर्स ही इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वाइड इन्वेस्टमेंट लैटिट्यूड होता है, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट पूल बनाया जाता है। यूजेस लेवरेज, यानी बड़ा पैसा, बड़ा बोनस और बड़े बड़े लोन इसके लिए ले लिए जाते हैं हेज फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो लेवरेज, या लेवरेज का मतलब है कि एक बड़े अमाउंट का आप लोन ले सकते हो, बड़ा अमाउंट जब आप यूज करते हो इन्वेस्टमेंट में। रिस्क फैक्टर बिल्कुल होगा, क्योंकि जब आप इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करोगे तो हो भी सकता है कि वो चारों कंपनियां डूब जाएं जिसके आपने शेयर्स लिए। फी स्ट्रक्चर होगा प्रॉपर, क्योंकि हेज फंड मैनेजर को आपको एक फीस देनी होगी। टैक्स ऑब्लिगेशंस होंगे, क्योंकि आप बहुत पैसा कमा रहे हो तो टैक्स गवर्नमेंट को आपको देना पड़ेगा। और नो रेगुलेशन मीन सेबी में रजिस्टर्ड करवाने की जरूरत आपको नहीं है। अगर आपको याद हो तो पार्टिसिपेटरी नोट्स में हमने इसको देखा था। वेल अब यहाँ पे अगर आप देखो तो वर्ल्ड के कुछ हाईएस्ट अर्निंग हेज फंड मैनेजर्स हैं। ये वो मैनेजर्स हैं जो हेज फंड्स को मैनेज करते हैं, बड़े बड़े ट्रिलियनायर बिलियनायर का पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अपनी एक्सपर्टीज का यूज करते हैं। तो आप देख सकते हो क्रिस हॉर्न, जैम सिमंस, केन ग्रिफिन, इज एंगलैंडर, चेस कॉलमैन, स्टीवन कोहेन, डेविड टेपर एंड रेमंड डैरियो। तो आप देख सकते हैं इनकी जो फंड मैनेजमेंट है, यानी हेज फंड मैनेजर्स की अर्निंग 2019 की यूएस डॉलर में, तो आप देख सकते हो 1.8 बिलियन डॉलर, 1.8 बिलियन डॉलर, 1.5 बिलियन डॉलर। तो काफी मोटा अमाउंट जब आप इन्वेस्टर्स का इन्वेस्ट करते हो तो उतना रिटर्न जब आता है तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी फीस भी आपको मिलती है। वेल यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आपको फिर से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जनरल पार्टनर मैनेजेस इट अकॉर्डिंग टू द फंड्स स्ट्रेटजी and our purpose maximize investors return and eliminate risk regardless of whether the market climbs higher or declines। यानी पर्पस क्या है इस फंड मैनेजर की, ये जो टाई लगा के खड़ा हुआ है और आप देख सकते हो इसके शक्ल से ऐसा लग रहा है कि ये बेचारा कीड़ा है इस फील्ड का, यानी इसको बहुत टाइम से 20 इयर्स का एक्सपीरियंस होगा इसको इस फील्ड का, इसको बकायदा पूरी कैलकुलेशन पता होगी, इसके परमुटेशन कॉम्बिनेशन इसके पास होगा एक अच्छा, कि कहाँ पे पैसा लगाया जाए ताकि कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो मार्केट की, वो हायर हो डिक्लाइन हो, मेरे इन्वेस्टर को पैसा मिलता है। क्योंकि मेरा इन्वेस्टर अगर सुखी होगा और उसको अच्छे से गेन होगा रिटर्न, तभी वो मेरे को भी एक बिना दिल दुखाए मुझे फीस देगा। सो लिमिटेड पार्टनर्स दे कंट्रीब्यूट द मनी। तो एक लिमिटेड पार्टनर्स होंगे जो कंट्रीब्यूट करेंगे मनी को। तो अलग अलग पार्टनर्स हो सकते हैं, किसी भी फील्ड का हो सकता है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, कोई सर्विसमैन हो सकता है, और कोई इस तरह से भी हो सकता है कि जो प्राइवेट फर्म में काम कर रहा हो या किसी के पास अपना कोई पैसा, बहुत मनी जो है उसे सेव करके रखी हो अपने टाइम में और वो अब उसको इन्वेस्ट करना चाह रहा हो। सो वेल आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। वेल अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हेज फंड्स आर ऑल्टरनेटिव investment using pooled funds that employ different strategies to earn active returns for their investors। तो pool money को एक एक्टिव रिटर्न्स और एक अट्रैक्टिव रिटर्न्स में इन्वेस्ट किया जाता है। हेज फंड्स में भी एग्रेसिवली मैनेज और मेक यूज ऑफ डेरिवेटिव्स एंड लेवरेज इन बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। डोमेस्टिक मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट्स में, असल में क्या होता है ज्यादातर इंटरनेशनल मार्केट में वहां पे हेज फंड्स को इन्वेस्ट किया जाता है जहां पे रेस्ट्रिक्शंस कम हो। जैसे मैंने आपको बताया था पार्टिसिपेटरी नोट्स के थ्रू हेज फंड मैनेजर जो है पैसा इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यूएस के 3 ये ट्रिलियनायर हैं और ये पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इनको पता है कि इंडिया में बिना रजिस्ट्रेशन के भी पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो ये जो फंड मैनेजर होगा, हेज फंड मैनेजर, ये इन तीनों इन्वेस्टर्स के पैसे, मनी जो है वो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करेगा
and with the goal of generating high returns. Fine. Hedge funds are more expensive compared to conventional investment funds and will often restrict investment to high net worth or other sophisticated investors. यानी इसमें एक sophisticated investors ही आएंगे और जिनकी एक रिस्ट्रिक्शन है, अक्सर इसमें रिस्ट्रिक्शन होती है कि हाई नेटवर्थ वाले ही लोग इस गेम का पार्ट बनते हैं। एक आम आदमी के बस की बात नहीं है कि वो हेज फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करे। फाइन। तो वेल आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। हेज फंड्स की अगर बात करें तो दे यूज ऑफ इट इन फाइनेंशियल पोर्टफोलियोज हैज ग्रोन dramatically since the start of the 21st century. Professional fund manager, who is often known as the general partner, and the investors, sometimes known as the limited partners, together they pool their money into fund. Hedge funds are financial partnership that use pooled funds and employ different strategies to earn active returns of their investors. तो वही जैसा हमने बोला 21st सेंचुरी की अगर बात करें तो एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्लान है हेज फंड्स। काफी बड़े बड़े इन्वेस्टर जो हैं हेज फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं एक गुड और अट्रैक्टिव रिटर्न्स के लिए, क्योंकि एक आपका बिजनेस तो चल ही रहा है, लेकिन अब आपको लगता है कि बिजनेस से मैंने जितनी इनकम करी है उस इनकम को मैं कहीं पर एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करूं ताकि एक सेकंड हैंड जो है, एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम मेरे को मिल जाए। और उसके लिए मुझे एक फंड मैनेजर की जरूरत है जिसके पास एक अच्छी नॉलेज हो, उसको पता हो शेयर मार्केट के सारे अप्स एंड डाउन्स के बारे में, और उसकी एक्सपर्टीज का यूज करके अगर मैं पैसे को इन्वेस्ट करूं तो शायद मेरे को अट्रैक्टिव रिटर्न्स मिल जाए। सो वेल आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। हेज फंड्स purpose is to maximize investors return and eliminate risk। बिल्कुल हमें समझ में आया। if this structure and objectives sound a lot like those of mutual funds, they are, but that is where the similarities end। hedge funds are generally considered to be more aggressive, risky and exclusive than mutual funds। अभी वैसे हम इसको और कंपेयर करेंगे अच्छे से। मींस अगर हम लोग बात करें तो म्यूचुअल फंड से ये सिमिलरिटीज इतनी ही है कि उसमें भी कुछ लोग मिलकर पैसा इन्वेस्ट करते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड मैनेजर, इसमें भी कुछ लोग मिलकर पैसा इन्वेस्ट करते हैं थ्रू हेज फंड मैनेजर। बट कंपेयर अगर करें तो वहां पे ये ज्यादा एग्रेसिव है, ये ज्यादा रिस्की है rather than mutual funds। In a hedge fund, limited partners contribute funding for the assets while the general partner manages according to its strategy। यानी ऐसा कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड्स में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग मिलकर, हो सकता है 100 लोगों ने मिलकर एक पूल बनाया हो। यहाँ पे अगर हेज फंड्स की बात करें तो एक लिमिटेड पार्टनर्स होंगे, while the जनरल पार्टनर जो है manages the according to its strategy, और अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग वो अपने फंड्स को मैनेज करते हैं अपने हेज फंड पार्टनर यानी मैनेजर के साथ। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कंपैरिजन। अगर देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें, इन्वेस्टमेंट कैन बी एज लो एज ₹500। जैसे मैंने बोला कि म्यूचुअल फंड में आप 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट शुड बी एक्सट्रीमली हाई, और ऐसा कहा जाता है कि 1 करोड़ रुपीस से हेज फंड्स आप स्टार्ट करेंगे। आर अवेलेबल टू बी जनरल पब्लिक, ये जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल है। ये ओनली हाई नेटवर्थ एंड सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स के लिए ही अवेलेबल है, जैसे वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, एंड जैसे मैंने अभी आपके सामने ये ट्रिलियन आयर्स के जो नाम बताए, ये रिचेस्ट पर्सन्स ऑफ द वर्ल्ड के उसमें आते हैं इंडेक्स में। चार्ज या मैनेजमेंट फी नॉर्मली 1 to 2%, यहाँ पे एक मैनेजमेंट फी होती है 1 to 2%। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली 2% प्लस परफॉर्मेंस फी होती है नॉर्मली 10 to 30%। तो काफी अच्छी फीस है यहाँ पे फंड मैनेजर के लिए। कैन नॉट मेक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे कोई हाई रिस्क नहीं होता, छोटा इन्वेस्टमेंट छोटे रिटर्न। यहाँ पे बड़ा इन्वेस्टमेंट बड़े रिटर्न, हाई रिस्क। So well, this is the comparison between mutual funds and hedge funds। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं इसको, लार्ज कॉर्पस इन्वेस्टमेंट होती है यहाँ पर हेज फंड्स और म्यूचुअल फंड्स में। अगर हम कंपेयर करें, यहाँ पे एक SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, छोटा इन्वेस्टमेंट होगा। यहाँ पे एम होगा रिस्क को किस तरह से मिटिगेट किया जाए, और यहाँ पे जनरेटिंग रिटर्न्स को लिया जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैवी टैक्सेशन होगा हेज फंड्स में, और यहाँ पे टैक्स सेविंग ऑप्शंस अवेलेबल होता है म्यूचुअल फंड्स में। तो आप देख सकते हैं, सिंपल अगर शब्दों में बात करें तो हेज फंड्स में रिस्क ज्यादा होगा,
हैवी टैक्स आपके ऊपर लगेगा और एक बहुत बड़ा अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे स्मॉल इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स होंगे। एम होगा रिटर्न को जनरेट करा जाए। छोटे सेविंग वाले लोग यहाँ पे पैसा लगाएंगे और यहाँ पे टैक्स सेविंग के ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स में। तो वेल होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम ओवरव्यू ले लेते हैं, हमने इस क्लास में क्या डिस्कस किया। वेल हमारी म्यूचुअल फंड्स में जो ये हमारी क्लास थी म्यूचुअल फंड्स एंड हेज फंड्स, तो हमने इसमें डिस्कस किया कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर्स होते हैं, फंड मैनेजर होगा, वो सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करेगा, रिटर्न जनरेट होगा और वो इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। वेल उसके बाद हमने इसके बेनिफिट्स देखे और हमने देखा क्या क्या बेनिफिट्स हैं। फ्लेक्सिबल है इन्वेस्टमेंट है, कन्वीनियंट, हैसल फ्री है, मिनिमम जो है मिनिमल पेपर वर्क होता है, SIP एश्योर्स होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं अलग अलग जहाँ पे अच्छी रिटर्न्स मिले, इन्फ्लेशन को मैनेज करते हैं, टैक्सेशन बेनिफिट होगा और ट्रांसपेरेंट होंगे। फिर उसके बाद हमने म्यूचुअल फंड्स के बारे में देखा जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि इसमें आप स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, मनी मार्केट्स में कहीं पे भी आप पैसा लगा सकते हैं, वो आपका फंड मैनेजर आपको गाइड करेगा। प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स होंगे इसके अंदर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें डीमेट अकाउंट की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसके बिना भी आप म्यूचुअल फंड्स में डील कर सकते हो। वेल उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया इसमें नेट एसेट वैल्यू निकाली जाती है, जिस स्कीम में आपने पैसा इन्वेस्ट किया और उसके अकॉर्डिंग जितना आपका इन्वेस्टमेंट है वो आपका शेयर होगा, पर शेयर के रूप में आपको NAV आपका बता दिया जाएगा। और कभी भी आप चाहें तो उसको परचेज कर सकते हैं, जब चाहे रिडीम कर सकते हैं, जब चाहे आप एग्जिट कर सकते हैं, जब चाहे आप एंट्री कर सकते हैं और उसमें एंड ऑफ ईच ट्रेडिंग डे जो भी उस समय नेट एसेट वैल्यू होगी उसका परसेंटेज आपको दे दिया जाएगा। वेल अब हेज फंड्स की अगर बात करें तो हेज फंड्स में जैसा हमने बताया कि इसमें भी इन्वेस्टर्स हैं, वो हेज फंड मैनेजर को पैसा देंगे, वो इन्वेस्ट करेगा और एक अच्छा गुड अट्रैक्टिव रिटर्न्स आपको रिटर्न में देगा और उसको मिलेगी उसकी फीस। वेल इसमें फिर हमने उसके फीचर्स देखे जिसमें हमने देखा एक्रेडिट इन्वेस्टर्स होंगे, वाइड इन्वेस्टमेंट लैटिट्यूड होगा, लेवरेज यूजेस की जाएंगी, रिस्क फैक्टर्स होगा, इसमें फी स्ट्रक्चर होगा, टैक्स ऑब्लिगेशन होंगे और नो रेगुलेशन, यानी सेबी के बिना भी आप इंडिया में हेज फंड्स के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। हेज फंड मैनेजर्स के हमने आपको लिस्ट दिखाई जो बहुत मोटा पैसा, एक अच्छा हैंडसम अमाउंट मनी उनको एज ए फी इसमें मिलती है। वेल उसके बाद हमने यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करी कि जनरल पार्टनर्स हैं, उनका पर्पस क्या है कि किसी भी तरह के मार्केट में फ्लक्चुएशंस क्यों ना हो, मेरे इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स मिलते रहे। वेल उसके बाद हमने हेज फंड्स के बारे में बोला कि एग्रेसिवली मैनेज, मेक यूज ऑफ डेरिवेटिव्स एंड मेन गोल है विद द गोल ऑफ जनरेटिंग हाई रिटर्न्स। वेल उसके बाद हमने यहाँ पे हेज फंड्स के बारे में ये भी डिस्कस किया कि इसमें मेन जो पर्पस है वो मैक्सिमाइज इन्वेस्टर्स रिटर्न, एलिमिनेट रिस्क को एलिमिनेट किया जाए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद हमने फिर एक कंपैरिजन किया म्यूचुअल फंड्स और हेज फंड्स में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हमने 500 रुपीज से म्यूचुअल फंड्स को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एक अच्छा अमाउंट चाहिए हेज फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कोई हाई रिस्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे काफी हाई रिस्क होता है। वेल और हमने यहाँ पे बताया कि जिस तरह से एक हैवी टैक्सेशन यहाँ पे लगती है अगर हम हेज फंड्स की बात करें, लेकिन यहाँ पे टैक्स सेविंग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं म्यूचुअल फंड्स में। सो वेल स्टूडेंट, होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा एंड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे जनरल कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।